हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर नंबर 15 के बाद है हमारा 16 चैप्टर नंबर द वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एंड ग्लेशियटिक लैंडफॉर्म कि भी हिमनदी के कार्य क्या हैं और हिमनदीकृत जो स्थलाकृतियाँ हैं वो किस तरीके से बनती हैं। तो हिमनदियाँ के बारे में हम सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है और उत्पत्ति और संचरण यानी ओरिजिन और मूवमेंट की हम बात करेंगे। तो मीनिंग की अगर हम बात करें तो ढाल पर नीचे खिसकती हुई जो हिम की सघन और सुगठित जो विशाल राशि है को नदी या हिमानी कहा जाता है। यानी जो ग्लेशियर हैं जम जाते हैं और धीरे धीरे वो स्लोप से नीचे खिसकते रहते हैं, तो उन्हीं जो खिसकने से जो एक रिवर की भांति वो चलते रहते हैं अपनी दिशा में, स्लोप की दिशा में, तो उनको हम हिमानी या हिमनदी के रूप में जानते हैं। तो धीरे धीरे वो नीचे आते रहते हैं, पिघलते रहते हैं, तो इस तरीके से एक भारी मात्रा में जल को अपने साथ लेके चलते हैं। तो कैसे बनती हैं हिमनदियाँ? ऊंचे पर्वतों क्षेत्रों, ध्रुवीय प्रदेशों जहाँ पर तापमान हिमांक से भी नीचे होता है, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो सहत है, जो जल है वो जम जाता है। तो ऐसी हिम को कणहिम या नेवे के रूप में जानते हैं। जब हिम राशि की ऊंचाई लगभग 70 से 80 मीटर तक हो जाती है तो वो अपने भार को रोक नहीं पाती और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की ओर खिसकनी शुरू हो जाती है। तो इसी बहती हुई बर्फ की को हम क्या कहते हैं? हिम नदी के रूप में जानते हैं। परिभाषा की अगर हम बात करें तो कण हिम के पुनर्स्फन से बनी हिम की विशाल संयुक्त राशि जो धरातल के गुरुत्वाकर्षण बल के पराधीन होकर हिम नदी या हिमानी कहलाती है। यानी एक बर्फ की बड़ी शिला जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर खिसकती है तो वो हिम नदी के रूप में जानी जाती है। तो इस तरीके से वर्षण जल की बूंदों के रूप में न होकर हिमतुलों के रूप में वहाँ पर गिरता है, यानी बर्फ के रूप में वो सॉलिड पार्ट के रूप में वहाँ पर वर्षा होती है। तो वही चीज़ें बड़े पैमाने पर परतों के रूप में जम जाती है। तो मूवमेंट की अगर हम बात करें ग्लेशियर की, तो स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक जो विज्ञानी हैं लुइस अगासिस ने सबसे पहले बताया था कि भी 1984 में इस सत्य को उजागर किया था कि हिम नदियाँ गतिशील होती हैं, वो काम करती हैं, वो चलती हैं और ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर प्रतिदिन से लेकर 30 मीटर प्रतिदिन की गति से भी चलती हैं। तो विभिन्न दर पर विभिन्न क्षेत्रों में इनका जो स्पीड है वो होती है। तो अपने साथ ये डेल्टा भी लेके आती हैं, मिट्टी कंकड़ पत्थर भी लेके आती हैं। उसके बाद इसका जो कारण है तली किनारों पर आधारित चट्टान के घर्षण के फलस्वरूप हिम के प्रवाह की गति जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि घर्षण होता है, ज़मीन से टकरा के चलती हैं, तो इस तरीके से कम गति से वो काम करती हैं। तो हिम क्षेत्र और हिम रेखा की अगर हम बात करें तो हिम नद के अस्तित्व और पोषण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से समुद्रों पर निर्भर रहते हैं। तो जिन ठंडे प्रदेशों में अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र या वार्षिक हिमपात की दर, उसके पिघलने और वाष्पित होने की दर अधिक होती है, तो वे क्षेत्र जो है हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। तो इस तरीके से हिम रेखा कभी भी स्पष्ट और निश्चित नहीं होती। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जो गर्मी ज़्यादा होती है तो 6000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ मिलती है, तो जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में हिम रेखा की ऊंचाई जो है वो कम देखने को भी मिलती है और सबसे ऊंची हिम रेखाएं 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच मिलती हैं। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़कर शेष सभी महाद्वीपों पर हिम क्षेत्र और हिम नदियाँ पाई जाती हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें ग्लेशियर की किस्मों की तो वो कितनी हैं? सबसे पहली है महाद्वीपीय हिमनद। एक बड़े आकार का विशाल हिमनद होता है जिसमें हिम की चादरें बड़े बड़े हिस्सों को ढके हुए होती हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है। तो इनको हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय हिमनद के रूप में जानते हैं, जिसकी जो मोटाई है 4270 मीटर से भी ज़्यादा कई बार होती है। दूसरा है हिम छत्रक। छोटे आकार के हिम चादरों या महाद्वीपों हिम नदियों को स्थानीय तौर पर हम हिम छत्रक के रूप में जानते हैं, जिसको हम हिम टोपी के रूप में
कहते हैं। उसके बाद आता है गिरिपादीय हिमनद, यानी जब किसी पर्वत की घाटियों के नीचे उतरती हुई जो घाटियाँ हैं, अधिक 2 या 2 से अधिक हिमनदियाँ मिलकर एक विशाल हिमनद का निर्माण करती हैं और पर्वत की जो तलहटी है, नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ तक बर्फ़ की जो पार्ट है, हिमनदी का जो हिस्सा है वो पहुँचा देती है, जिसको अलास्का में मिल्स पैना हिमनद गिरिपाद भी इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। उसके बाद आता है पर्वतीय या नदी घाटी हिमनद, कि भी पर्वतीय क्षेत्रों में जब बड़ी राशि जो है हिमनद की चलती है, हिम राशि को ही हम पर्वतीय घाटी या हिमनद कहते हैं, जिसमें अल्पाइन ग्लेशियर भी कहते हैं। नदियों की भांति पर्वतों और जो हिमनद की जो गहराई है वो अलग अलग क्षेत्रों में होती है। तो काराकोरम और सियाचिन को जो हिमनद हैं वो इसी श्रेणी के आते हैं, जो लगभग 72 किलोमीटर लंबे भी हैं। जिसके बाद गंगोत्री हिमनद लगभग 25 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद आती है हिमनदित जो उच्च भूमियाँ हैं, विशिष्ट आकृतियों का निर्माण करती हैं, कुछ आकारों का निर्माण करती हैं, अपर्दन भी करती हैं और न ही निक्षेपण से बनते हैं, बल्कि हिमनद संचलन से जुड़े हिम की ऊपरी सतह पर भी कुछ आकार बनते हैं, जिसमें हिम विदिरे भी आता है। असमान मार्गों पर घसीटते हुए जब हिम चलती है तो दोनों किनारों पर बाहरी खिंचाव के कारण इसमें आकार में परिवर्तन होता है। तो हिमनदी के परिवर्तन जो है विभिन्न भागों में हिम प्रवाह के कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, हिम विदर्भी कहते हैं, या सीमांत हिम विदर्भी कई बार कहा जाता है। तो हिम के ऊपरी भाग पर आर पार पड़ने वाली जो दरारें हैं अनुपस्थ विदरे कहती हैं। जब विभिन्न जो हैं हिमनदी तंग घाटी में एकाएक चौड़ी घाटी में जाती है तो ये जो क्षेत्र हैं फैल जाते हैं, तो जिसे समानांतर हिम विदिरे कहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद आती है आपकी हिमदर या वृगशुंड, यानी घाटी जो है हिमानी के शीर्ष भाग में हिम का ऊपरी हिस्सा जब हिम क्षेत्र से अलग हो जाता है तो एक विशाल हिमदर या वर्षकुंड बन जाता है, यानी ऊपर का हिस्सा क्या है दूसरे हिस्से से अलग हो जाता है, जैसे चित्र पॉइंट 16.7 में दिखाया गया है। तो इसके बाद आता है आपका सिरेक्स, मोटी परत वाले जो हिमनद हैं ऊपरी तल पर हिमविदर बन जाते हैं, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से से कट जाता है, तो इसे हिमानी का तल विषम हो जाता है और ऐसे विषम बर्फीले धरातल पर कई हिमनद शिखर धीरे धीरे बनते रहते हैं, जिसको सिरेक्स के रूप में जानते हैं। तो धूल के कूप की अगर हम बात करें तो हिमनद के ऊपरी भाग पर यहाँ तहाँ कुछ कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं और सूर्य की उष्मा के कारण गर्म हो जाते हैं, तो इस कारण से वो जो है बर्फ़ का संरक्षण प्रदान करते हैं, नीचे की जो बर्फ़ है उसको पिघलने नहीं देते। उसके बाद अगले पार्ट में स्टूडेंट्स हम हिमनदी के कार्य और बाकी चैप्टर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस लेसन को आप रिवाइज कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।